हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेहरा क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। और वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। और ये है हमारा आज का सेशन। आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रल इक्वेशन पर। आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है इंटीग्रल इक्वेशन। और आज हमारा जो है इंटीग्रल इक्वेशन का प्रैक्टिस के साथ साथ थ्योरी का भी रिवीजन होगा। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि मैम थ्योरी भी थोड़ी सी लेकर आइए इंटीग्रल इक्वेशन और सीओवी की, तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का जो थ्योरी और प्रैक्टिस सेशन है वो हम अपलोड कर चुके हैं। और ये जो है इंटीग्रल इक्वेशन का प्रैक्टिस और थ्योरी सेशन है। अगर आप लोगों ने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। हमारे कोर्स की हाईलाइट जो है वो ये है। कोर्स हमारा है 1999 का कोर्स आपको मिलने वाला है। एमपी सेट का जो 11 जनवरी को एग्जाम होने वाला है 2026 में, उसके लिए क्रैश कोर्स है। ये सेट प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर का कॉम्बो कोर्स है। आपको हमारे जो कोर्स में है उसमें एमपी सेट के और असिस्टेंट प्रोफेसर के सारे ही रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस का रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दोनों के मिलने वाले हैं, एमपी सेट के और असिस्टेंट प्रोफेसर के। साथ ही साथ आपको 5000 प्लस एमसीक्यूज की एक टेस्ट सीरीज मिलने वाली है ना। और मैं आपके लिए साथ ही साथ लेकर आई हूँ, डेली में करवा रही हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन प्रैक्टिस क्वेश्चन की मैं क्लासें ले रही हूँ विद वीडियो सॉल्यूशन। और ये जो हमारी क्लासें अभी चल रही थी टॉपिक वाइज चल रही थी। फुल ऑफ नवंबर हमने टॉपिक वाइज सेशन किए हैं सारे, है ना। हमारे एमपीपीएससी में आपको पता है सिलेबस एमपी सेट में 3 ही यूनिट होती है मैथमेटिक्स वाली, है ना, 1 2 3। इन 3 यूनिट को मैंने 10 प्लस टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया था। तो टॉपिक वाइज जो है कॉम्प्लेक्स, लीनियर, रियल और सीओवी, आई, ओडीपीडी, है ना, सभी में मैंने इनको डिवाइड कर दिया था। और उनके हमने सेशंस लिए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। और उसके अलावा रिवीजन थ्योरी भी चल रही है। सारे ही लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं थ्योरी के, लेकिन फिर भी स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैम फास्ट ट्रैक्ट बिल्कुल इतना फास्ट रिवीजन लेके आए कि हम एक सेशन में बहुत कुछ रिवाइज कर सकें। तो मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की और रिंग थ्योरी की थ्योरी सेशन ले चुके हैं। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का हो चुका है और इंटीग्रल इक्वेशन का आज है। फास्ट ट्रैक थ्योरी सेशन हम लेके आए थे। और इन सबके साथ साथ आपको जो मिलने वाले हैं दिसंबर में, अब दिसंबर स्टार्ट हो चुका है तो दिसंबर में मैं अब आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ मिक्स्ड क्वेश्चन। इतने दिन से हम कर रहे थे टॉपिक वाइज क्वेश्चन। हमने हर टॉपिक के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे एमपी सेट में, जितना भी पॉसिबल पूछा जा सकता था, सारा ही मैंने आपको हर एक सेशन में बता दिया था। अब मिक्स्ड, अब हमारे पास सिलेबस का पूरा ओवरऑल हम गो थ्रू हो चुके हैं, अच्छे से सिलेबस पढ़ लिया है, डेली रिवाइज कर रहे हैं। तो अब हम मिक्स्ड क्वेश्चन फुल सिलेबस के हम क्वेश्चन लेके आएंगे एमपी सेट के लिए, ताकि आपको एक ही टाइम में अलग अलग टॉपिकों कैसे रिकॉल करना है वो आपकी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, हम रियल एनालिसिस हो, लीनियर अलजेब्रा हो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो, जितना भी हमारा सिलेबस है सभी के हम मिक्स्ड क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, ताकि आप लोगों को एक टाइम पर अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन कैसे करने हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे ये सब आप कर सके। आई होप आपने अभी तक पूरा सिलेबस पढ़ लिया होगा। 1 मंथ है तो नया कुछ नहीं पढ़े। और हमारे अब लास्ट टाइम अगर आप सोच रहे हैं कि मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, कहाँ से क्वेश्चन कलेक्ट करूँ, पेपर कहाँ से डाउनलोड करूँ, फिर उनका सॉल्यूशन कहाँ ढूंढूँ, अपनी गलतियाँ कहाँ देखूँ, तो इतने सब के लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। आपको बस हमारा कोर्स ज्वाइन करना है। ठीक है, आपको बस हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, जिससे कि आपको एक जगह सारा ही कंटेंट आपको मिल जाएगा, जिससे आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। लास्ट मंथ है एग्जाम 11 जून को है, तो बिल्कुल भी आप इसको बिल्कुल भी चांस मत लीजिए और जल्दी से जल्दी हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइए। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया है थ्योरी के साथ रिवीजन होने वाला है। ओके, तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंटीग्रल इक्वेशन। व्हाट इज इंटीग्रल इक्वेशन? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसे इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं, जहां अल्फा एक्स एक्स का फंक्शन, वाई एक एक्स का फंक्शन इक्वल एफ एक्स प्लस लेमडा, ये ओमेगा मतलब इसकी लिमिट होने वाली है, कर्नल और वाई टी डी टी। ये जो फॉर्म होता है ये इंटीग्रल इक्वेशन का फॉर्म होता है, जहां पर आई वाई एक्स और जे वाई टी आर अननोन फंक्शन है ना। जे, ये वाला जे और ये वाला आई, ये दोनों क्या होते हैं? अननोन फंक्शन होते हैं। अल्फा और एफ एक्स और के कर्नल, के एक्स टी को बोलते हैं कर्नल, ये नॉन फंक्शन होता है। ओमेगा हमारी लिमिट होती है और लेमडा नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसको हम आइगन वैल्यू बोलते हैं ना। लेमडा को बोलते हैं आइगन वैल्यू, के को हम बोलते हैं कर्नल, कर्नल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन, कर्नल इसको बोला जाता है। अब हमारे पास 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है ये अल्फा एक्स, एक है ये एफ एक्स और एक है लिमिट। इन 3 के ऊपर इंटीग्रल इक्वेशन के डिफरेंट टाइप होते हैं।
टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 तरह की होती हैं और उनमें भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो ये रहा क्लासिफिकेशन। एज यूजुअल ये मेरे नोट्स हैं और वो भी शॉर्ट नोट्स हैं। ज़्यादा जूम हो गया है, भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है, इतना ही करना पड़ेगा। ये मेरे नोट्स हैं और मैंने इस तरह से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करे थे ताकि मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम इसको अच्छे से डिटेल में लिखते हैं, व्हाट इज वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, है ना, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या है, फ्रीडोम क्या है, उसमें फर्स्ट काइंड क्या है, सेकेंड काइंड क्या है और थर्ड काइंड क्या है, होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है, तो ये कम से कम 5 to 6 पेजेस का कंटेंट होता है। इससे भी आगे जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम्पल भी मेंशन करते हैं। तो उतना 5 से 6 पेज को एक छोटे से पैराग्राफ में कन्वर्ट करना ही तो शॉर्ट नोट्स है, तभी तो हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ताकि 5 से 6 पेज को पलट कर पढ़ने की बजाय मैं एक ही फ्लो चार्ट से समझ सकूं, जो मेरे दिमाग में फिट हो जाए और मैं जल्दी से रिकॉल कर सकूं। ठीक है, क्लासिफिकेशन इस तरह से होगा, 2 तरह की होती है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन और नॉन लीनियर। तो हमारे सिलेबस में तो सिर्फ और सिर्फ लीनियर ही मेंशन है, मतलब अननोन फंक्शन की पावर लीनियर, यहाँ सबकी पावर लीनियर है, वाई डैश हो चाहे जो भी होगा, हमारा वाई होगा, सभी लीनियर होंगे, तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ते हैं। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 3 टाइप की होती है। पहली इस फंक्शन पे डिपेंड करती है, ये फंक्शन कौन सा है, ये वाला फंक्शन है ना, प्लस करके जो फंक्शन f(x) लिखा है, इस फंक्शन के ऊपर लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन 2 टाइप की होती है। अगर ये f(x) 0 हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। हमारा f(x) अगर 0 हो जाता है मतलब हमारी इंटीग्रल इक्वेशन ऐसी हो जाए, अल्फा x प्लस आई y ऑफ x इक्वल सीधे लेमडा आ जाए और इंटीग्रेशन आ जाए, प्लस करके कुछ भी ना आए, तो उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस। और अगर f(x) नॉन जीरो हो, f(x) क्या हो, नॉन जीरो हो, यानी नॉन जीरो हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, यानी कि इस लेमडा के पास में ऐसा कुछ आ जाए, f(x) प्लस लेमडा के पास में कुछ और आ जाए, तो उसे हम कहेंगे नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, तो इस फंक्शन के डिपेंड करने वाले इंटीग्रल इक्वेशन का 2 टाइप होता है। अब जो हमारी लिमिट पर डिपेंड करती है ना, लिमिट पर डिपेंड करने से इंटीग्रल इक्वेशन के 2 टाइप होते हैं। सबसे फेमस है, अगर लिमिट हमारी फिक्स्ड है, मतलब a to b है ना, 1 से 2 है, फिक्स्ड अगर लिमिट है, कांस्टेंट है, तो उसे बोलेंगे फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन। f से फिक्स्ड, याद रखना है, f से फिक्स्ड लिमिट और f से फिक्स्ड इंटीग्रल फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन, है ना। f से याद रखना है, फ्रीडोम के f से याद रखना है, फिक्स्ड लिमिट होनी चाहिए, कांस्टेंट लिमिट होनी चाहिए। और अगर लिमिट हमारी वेरिएबल है, यानी इस तरह की a से x², है ना, 0 से x, 0 से 5x, ऐसी कुछ भी लिमिट है, तो लिमिट के अंदर अगर वेरिएबल है, v से याद रखिएगा, वेरिएबल वाली लिमिट को बोलते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। आई होप आपको अंतर, बिल्कुल टाइप डिफरेंस समझ में आ गया होगा। वेरिएबल में है लिमिट तो वोल्टेरा, फिक्स्ड है लिमिट तो फ्रीडोम इंटीग्रल। अब अगर लिमिट -∞ या इन्फिनिटी हो जाए तो वो होती है सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। इसको हम सेट के सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं, बट टाइप तो होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि अगर लिमिट इन्फिनिटी आ जाए, अगर लिमिट इन्फिनिटी आ जाए, है ना, 0 से इन्फिनिटी, -∞ से इन्फिनिटी, तो ये सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन बनती है। तो लिमिट के बेसिस पे 3 टाइप्स की होती है, f(x) के बेसिस पे 2 टाइप की होती है। अब अल्फा मतलब जो हमारे LHS में है, ये वाला अल्फा जो है ना हमारे LHS में अननोन फंक्शन है, अल्फा नॉन फंक्शन ही गिवन रहता है। तो अल्फा के ऊपर डिपेंड करने वाली 3 तरह की होती है। अगर अल्फा हमारा 0 ही हो जाए, मतलब अगर अल्फा 0 हुआ तो पूरा का पूरा LHS 0 हो जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे फर्स्ट काइंड की। क्या बोलेंगे? फर्स्ट काइंड की। अल्फा अगर कांस्टेंट हो जाए, यानी अल्फा की वैल्यू दे दी जाए 2, 7 कुछ भी, है ना, तो वो कांस्टेंट से आ जाएगी सेकेंड काइंड की। और अगर अल्फा वेरिएबल हो जाए, अल्फा क्या हो जाए? वेरिएबल हो जाए, यानी अल्फा की लिमिट हो जाए x² दे दिया जाए, x दे दिया जाए, तो वो होगी थर्ड काइंड की। क्या होगी? थर्ड काइंड की। तो ये पूरा इंटीग्रल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन का चार्ट है, और कहीं ब्लैंक स्लाइड हो तो मैं समझा देती हूँ। ये ब्लैंक स्लाइड ठीक है, यहीं पर लास्ट वाली स्लाइड है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक, तो देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन जो हमने किया है इंटीग्रल इक्वेशन, है ना, 3 टाइप। पहला अगर हम लेते हैं f(x) को, कौन सा f(x)? अल्फा x i(y)x बराबर f(x) प्लस लेमडा और इंटीग्रेशन के अंदर वाला, यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर वाला पार्ट। ठीक है, अगर ये f(x) हमारा 0 बन जाता है तो वो हो जाती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर f(x) हमारा 0 नहीं बनता है तो वो हो जाती है नॉन होमोजीनियस
डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लिमिट के ऊपर डिपेंड करने वाली है ना, लिमिट के ऊपर डिपेंड करने में क्या होगा, दो तरह की, अगर लिमिट हमारी फिक्स्ड हो जाए है ना, फिक्स्ड लिमिट हो जाए, फिक्स्ड मतलब कांस्टेंट हो जाए तो फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन। और अगर लिमिट ही वेरी कर रही है, लिमिट ही वेरी कर रही है ना, लिमिट ही वेरी कर रही है तो वोल्टेरा, लिमिट वेरी कर रही है तो वेरिएबल है तो वोल्टेरा, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। और अगर लिमिट माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी हो जाए तो सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। अब हमारी डिपेंड करती है अल्फा पे, जो हमारा एलएचएस में अल्फा है उस पे। अगर अल्फा 0 हो जाए तो फर्स्ट काइंड, अल्फा कांस्टेंट हो जाए है ना तो सेकेंड काइंड, और अल्फा अगर वेरिएबल हो जाए, फंक्शन ऑफ एक्स हो जाए, फाइल लिख देती हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, तो थर्ड काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगी। आई होप आपको एक क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं 0 इक्वल लेमडा 0 से x है ना, कर्नल ऑफ एक्स टी फाई टी डी टी, तो ये कैसी होगी, इक्वल में 0 है तो फर्स्ट काइंड, एफ एक्स 0 है होमोजीनियस, और वेरिएबल है तो वोल्टेरा, तो ये हो जाएगी फर्स्ट काइंड की होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। आप लोग समझे, इसके मैंने एग्जांपल बिल्कुल इंक्लूड किए हैं ताकि कंफ्यूजन ना रह जाए। तो वेयर इज द स्लाइड, ओके ये रही स्लाइड। फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन इन वन इन विच लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज, फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन में लिमिट क्या रहती है, एफ से फ्रीडोम, एफ से फिक्स्ड क्या रहती है, फिक्स्ड कांस्टेंट रहती है ना। अगर वेरिएबल है तो वोल्टेरा, वेरिएबल है तो वोल्टेरा, इनफाइनाइट है तो सिंगुलर, और अगर फिक्स्ड है तो फ्रीडोम। सिमेट्रिक लिमिट्स ओनली, ऐसा तो कुछ है नहीं, छोड़िए इसको, ठीक है। अगला है दिस इक्वेशन इज, किस तरह की इक्वेशन है, देखो यहाँ दो फंक्शन हुआ करते हैं है ना, एक अल्फा एक्स होता है फिर एक आई आयोटा रहता है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अल्फा जो है वो तो हमारा 1 है, तो 1 है तो किस सेकेंड काइंड के, पर यहाँ काइंड तो पूछा ही नहीं है। यहाँ एफ एक्स हुआ करता है और वो एफ एक्स 0 है मतलब होमोजीनियस है, और लिमिट फिक्स्ड है मतलब फ्रीडोम है। तो फ्रीडोम और होमोजीनियस, फ्रीडोम और होमोजीनियस वाला केस सही हो जाएगा। लीनियर तो है ही सही है ना, लीनियर तो है ही सही, तो नॉन लीनियर की तो बात ही नहीं होती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। आई होप आपको इक्वेशन देखना आ गई होगी है ना। अगर हम पूरा लिखें तो ये है फ्रीडोम, मैं फ्री में 2 ई लगा रही हूँ है ना, सॉरी, फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड, और वो भी होमोजीनियस, होमोजीनियस फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड, सॉरी मेरा माउस है ना, होमोजीनियस फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। आई होप आपको अब क्लासिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ऐसा नहीं है कि क्लासिफिकेशन बेसिक है तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ऑब्वियसली इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो है ओके एफ एक्स, ये इंटीग्रल इक्वेशन है, एफ एक्स इक्वल जी एक्स प्लस लेमडा दिस एंड दिस, ये क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन है लेमडा के पास में, मतलब ये है नॉन होमोजीनियस, और लिमिट वेरिएबल वाली है तो वोल्टेरा, नॉन होमोजीनियस और वोल्टेरा, तो फ्रीडोम वाला तो केस ही गया, और वोल्टेरा है वो भी नॉन होमोजीनियस है। तो अब इन क्वेश्चन के बाद आई थिंक आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं कर्नल। कर्नल जो हमारी होती है के एक्स कोमा टी, जो ये कर्नल है, क्या हो रहा है वायर है ना, कर्नल जो है इसके टाइप क्या है, तो कर्नल पहली होती है डी जनरेट या सेपरेबल कर्नल। क्या है, सेपरेबल कर्नल। डी जनरेट तो नाम कम होता है, सेपरेबल ज्यादा यूज किया जाता है। अगर कर्नल क्या बन जाए, सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब कर्नल ऐसी बन जाए है ना। अगर कोई अल्फा एक्स का फंक्शन है, बीटा टी का फंक्शन है, और इनका प्रोडक्ट हो जाए, जैसे कि आई हमने लिख दिया है बट ये आई वेरी करे है ना, आई 1 से n तक ऐसा या k तक कुछ हो जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे, सेपरेबल। मतलब कर्नल जो है फाइनाइट टर्म अगर हमारी हो उसमें, तो वो होगी सेपरेबल फंक्शन, सेपरेबल कर्नल ब्रांच फंक्शन, ठीक है। ये होती है, ये एक आध नोट में एक्स्ट्रा ऐड कर देती हूँ, ब्रांच फंक्शन इज नॉन डीजेनरेटिक। ब्रांच फंक्शन जो होते हैं ना इस तरह से डिफाइंड होते हैं कि x माइनस टी जब x छोटा है t से,
है ना, और 2x-5 ऐसा कुछ जब x बड़ा है t से। ये जो होते हैं ये नॉन डीजनरेट होते हैं, इनको डीजनरेट यानी इनको सेपरेबल कर्नल नहीं कहेंगे, ये नॉन सेपरेबल ही होते हैं, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। इस तरह की कर्नल एक तरीके से सेपरेबल मतलब जिसमें x का फंक्शन अलग हो, t का फंक्शन अलग हो, लेकिन फाइनाइट फंक्शन का प्रोडक्ट हो, है ना, इस तरीके से उसको बोलेंगे सेपरेबल कर्नल। दूसरी होती है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल। सिमेट्रिक आपको पता है वही जिसका कॉन्जुगेट लेने पे वो खुद आ जाए सिमेट्रिक, और जिसका कॉन्जुगेट लेने पे उसका नेगेटिव आ जाए वो स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरीके से हर्मिशियन भी इनको बोलते हैं कि कॉन्जुगेट लेने पे खुद ही आ जाए, और यहाँ पर अगर माइनस बाहर निकल आए तो उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। रियल सिमेट्रिक इसको बोला जाता है ना, और ये इसको बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक, तो बोलते हैं इसको हर्मिशियन भी बोला जाता है, ठीक है। ये है कर्नल। और एक होती है कॉन्वोल्यूशन टाइप की, जब कर्नल में क्या हो, कर्नल फंक्शन बजे x माइनस टी का अगर फंक्शन बन जाती है कर्नल, जैसे हमने ले लिया कोस x माइनस टी दे दिया है, ठीक है, या फिर e की पावर x माइनस टी दे दिया है, तो इसको बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन टाइप की। और इसका यूज हम लाप्लास इक्वेशन को सोल्व करके, मतलब लाप्लास इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो होता है ना, हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़े ना आपने इंटीग्रल इक्वेशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाए जाते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, आई थिंक ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में भी होते हैं, यस ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में भी होते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, है ना, वो एफ पी का फंक्शन लाप्लास, यहाँ लिख देती हूँ, नीचे जगह तो होनी चाहिए थी, हाँ है, यहाँ लिख देती हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज एफ ऑफ पी, याद है ना ये वाले। ये अगर जब सेपरेबल कर्नल होती है, सॉरी कॉन्वोल्यूशन टाइप होती है, और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम भी इसी में आती है, फर्स्ट कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, सेकंड कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लाप्लास में। तो लाप्लास तो हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ते वक्त हमें इसकी क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो यहाँ से पूछा है कि ये जो कर्नल है के एक्स टी इक्वल के टी एक्स क्या है, सेपरेबल है? नहीं, सिमेट्रिक है बिल्कुल। डीजनरेट ही तो सेपरेबल का नाम है, वीकली सिंगुलर कर्नल ऐसा कुछ नहीं है। के एक्स टी अगर के एक्स टी के टी एक्स के बराबर है तो इसको रियल सिमेट्रिक या सिमेट्रिक भी बोला जाता है। अगर के एक्स टी जो है के टी एक्स के कॉन्जुगेट के बराबर है तो इसको हर्मिशियन बोलेंगे, इसको बोलेंगे हर्मिशियन, और इसको बोलते हैं रियल सिमेट्रिक। और इसके सिमेट्रिक तो आप समझते ही हैं, बस यहाँ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। और सेपरेबल तो आपको पता ही है, जिसको सेपरेट कर सके। अब इंटीग्रल इक्वेशन को सोल्व करने के, देखिए कुछ सर्टेन टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन होती है और उनको सोल्व करने की कुछ सर्टेन मेथड होती है। तो हम पूरी मेथड को डिटेल में समझने की हमें यहाँ कोई जरूरत नहीं है, हमें बस इंटीग्रल इक्वेशन को पहचान के वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, हम कौन सी मेथड लगाने वाले हैं। तो मैं यहाँ कुछ अलग अलग टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन लेके आई हूँ जिनको सोल्व करने की अलग अलग मेथड है। हम कोशिश करेंगे कि हमसे सारी सोल्व हो जाए। एक होता है लेबनीज रूल, है ना। लेबनीज रूल में देखो आपको यहाँ दिख रहा है कि लिमिट क्या है, एक्स का फंक्शन है, तो किस में लगा सकते हैं हम? यस ऑब्वियसली यू आर राइट, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में। वोल्टेरा में, मैं हर बार जी क्यों लिख रही हूँ, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में हम लेबनीज रूल लगा सकते हैं। ये न्यूटन लेबनीज रूल है, आई थिंक ये हम पढ़ते हैं, रियल एनालिसिस में भी पढ़ते हैं हम, है ना। तो देखिए डी बाई डी एक्स अगर इंटीग्रेशन हटाना है तो डिफरेंशिएशन करना है। तो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करने का एक रूल होता है जब लिमिट वेरिएबल हो, है ना। हमें एफ टी का फंक्शन दिया है, एक्स में लिमिट है, तो उस एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, ये क्या करेगा, अपर लिमिट को टी की जगह एक्स की लिमिट रखेगा और अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस एफ एक्स लोअर लिमिट को लेगा और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो हम नॉर्मल इंटीग्रेशन में भी करते हैं, लेकिन यहाँ लिमिट क्या है, वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब यहाँ अंदर तो सिर्फ टी का फंक्शन था, अगर अंदर एक्स का भी हो जाए तो क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रल को एज इट इज लिखेंगे, इस एफ का इस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली, टी का तो कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर वही जहाँ टी है वहाँ अपर लिमिट रखेंगे और उसका डेरिवेटिव, जहाँ टी है वहाँ लोअर लिमिट रखेंगे और उसका डेरिवेटिव, और माइनस बीच में आएगा, है ना। यह है न्यूटन का, मतलब यह है लेबनीज रूल, है ना। अगर हमें डी बाई डी एक्स करना है जहाँ लिमिट फाई एक्स का फंक्शन है, साई एक्स का फंक्शन है, अंदर एफ टी डी टी है, हम क्या करेंगे, टी की जगह रखेंगे साई को, साई का डेरिवेटिव, माइनस टी की जगह रखेंगे फाई को और फाई का डेरिवेटिव। ये सिंपल सा रूल है। हमें कंसीडर करना है, ये इंटीग्रल इक्वेशन दी है, इसे सोल्व करके देखते हैं। देखिए y ऑफ x इक्वल 2 प्लस 0 से x y डैश टी डी टी। तो यहाँ क्या होगा, ये होगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y डैश x डी बाई डी एक्स
2 प्लस 0 से x y डैश t dt। तो ये होगा 2 का करेंगे तो 0, अब अंदर सिर्फ t का फंक्शन है तो y डैश x इंटू एक्स का डेरिवेटिव माइनस y डैश 0 इंटू 0 का डेरिवेटिव, और y डैश x यहाँ से भी मिला है तो y डैश x है ना इक्वल, ये तो हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा, हमें मिलेगा y डैश x इंटू 1। तो यहाँ से हमें yx की वैल्यू तो नहीं मिल पा रही है ना, क्योंकि यहाँ से yx 2 होगा, 3 होगा, ये होगा, ये तो हम नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन देखिए जब हम y की में x की जगह 0 रखते हैं तो हमें y ऑफ 0 क्या मिलता है 2, तो हमें एनी फंक्शन मिल जाएगा सच दैट f ऑफ 0 इक्वल 2। ये हमने न्यूटन लेबनिज रूल लगाया है ना। मैं एक जो सेकेंड काइंड का लेबनिज रूल है वो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने वहाँ पर शायद आई थिंक मैंने बहुत मेसअप कर दिया है। फाई एक्स साई एक्स है ना क्या था एफ एक्स कोमा टी डी टी। अगर ये है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन, अगर अंदर दो वेरिएबल हैं तो इंटीग्रेशन का हम कुछ नहीं, पहली बार कुछ नहीं कर पाएंगे। एफ का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डी टी ऐसा ही, प्लस एफ ऐसा ही, एक्स रहेगा एज इट इज, टी की जगह रखेंगे साई को और साई का डेरिवेटिव, माइनस एफ एक्स टी की जगह रखेंगे फाई को और फाई का डेरिवेटिव। जब हमने इंटीग्रल इक्वेशन की प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे तो मैंने उसमें ये रूल भी मेंशन करा था और हमने इससे क्वेश्चन भी सोल्व करा था। एक मेथड होती है मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में बदलने का। अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ए से एक्स एन टाइम आ गया है, कितनी बार आ गया है एन टाइम, एफ टी डी टी, तो हम क्या करेंगे, ये कितनी बार है एन टाइम से, तो इसको सिंगल इंटीग्रल में बदलेंगे। एन टाइम है तो एक कम बार तो इसका फैक्टोरियल, ऊपर x माइनस टी है ना, यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ डी टी है ना, तो उस t को x में से माइनस करेंगे, उसकी पावर एक कम करेंगे, एफ टी और डी टी, और आगे रहेगा एक बार इंटीग्रेशन। ये हम कब यूज करते हैं, जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है ना, तब हम मल्टीपल इंटीग्रल वाले का यूज करते हैं। ठीक है, जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। जब इंटीग्रल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में बदला जाता है, तब इस रूल का यूज किया जाता है मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कैसे बदला जाए। अब जब कन्वर्सेशन की बात आ ही गई है तो देख लेते हैं, अगर ओडी को कन्वर्ट करना है इंटीग्रल इक्वेशन में, मैंने पहले ही प्रैक्टिस थ्योरी में बता दिया था, पहले ही प्रैक्टिस सेशन में, कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में बदलती है, फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में बदलती है ना। अगर कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल को, तो हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव एक तरफ कर लेंगे, फिर 0 से एक्स में इंटीग्रल करेंगे और उसके बाद मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में बदल देंगे। ठीक है, जैसे कि एक हमको दिया है ना, ये रहा द इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ इस डिफरेंशियल इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग हमको इंटीग्रल इक्वेशन निकालनी है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नीचे ब्लैंक स्लाइड तो होनी चाहिए थी, अरे यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड क्यों नहीं आई, इसी स्लाइड पे करना होगा। तो मैं एक काम करती हूँ, उसका थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ, इसको है ना, थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ, मैं छोटा छोटा लिख दूंगी इस तरफ से, है ना। आप क्या करिएगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, है ना। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है फाई डबल डेरिवेटिव, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सारे एक तरफ कर लेना है, तो मैं लेमडा को उधर ले जाती हूँ और मैं अभी थोड़ी देर के लिए इनके अंदर से एफ मतलब फंक्शन ऑफ एक्स लिखना थोड़ी देर के लिए हटा देती हूँ ताकि मेस ना हो जाए। अब हमें 2 बार डेरिवेटिव को हटाना है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में ले जाना है, तो मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव लिमिट लगाऊंगी, है ना। अब मैंने लिमिट लगाई है 0 से x, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूंगी, 0 से x एफ माइनस लेमडा फाई डी टी। ठीक है, दोनों तरफ मैंने जो है लिमिट में इंटीग्रेशन कराई, यही हमने पढ़ा था, देख लीजिए ऊपर, है ना। क्या करना है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को एक तरफ कर ले, 0 से x में इंटीग्रेशन करना है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर फंक्शन ऑफ x ओनली तो लिख नहीं सकते, अंदर अगर लिमिट 0 से x है तो अंदर x तो नहीं हो सकता, कुछ और वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो जब हम इसको करेंगे तो 2 बार डिफरेंशिएशन से 1 बार डिफरेंशिएशन आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये मैंने एक स्टेप ही डायरेक्ट करा है ना, इंटीग्रेशन करने से
दो बार जो डेरिवेटिव है उसमें से एक बार डेरिवेटिव माइनस हो जाएगा, मतलब एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, फिर अपर लिमिट रखिए, फिर लोअर लिमिट रखिए। इधर तो कुछ नहीं होगा, इधर तो कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए फाइव डैश जीरो की वैल्यू कुछ दे रखी है क्या, ये रही फाइव डैश जीरो की वैल्यू जीरो दे रखी है, तो ये हो जाएगा फाइव डैश एक्स, जीरो को लिखेंगे नहीं, जीरो से एक्स और ये एफ माइनस लेमडा फाइव और डी फाइव। अब एक बार वो डेरिवेटिव बचा है उसको हटाने के लिए मैं वापस से जो है इंटीग्रेशन कर देती हूँ दोनों साइड। तो अब यहाँ जीरो से एक्स एक बार पहले था, जीरो से एक्स एक बार और अभी आ गया है एफ माइनस लेमडा फाइव डी टी। ये लेग क्यों कर रहा है, थोड़ी और जगह है ठीक है। तो यहाँ क्या होगा फाइव, पानी तो नहीं गिर गया इस पे, ये आएगा। अब डेरिवेटिव हट जाएगा, फाइव एक्स माइनस फाइव जीरो इक्वल दो बार आ गया है जीरो से एक्स एफ माइनस लेमडा फाइव डी फाइव। फाइव ऑफ जीरो की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी मेरे हिसाब से, वन है, ठीक है। फाइव ऑफ जीरो की वैल्यू है वन, तो मैं वन को इधर भेज देती हूँ। अब मैंने बताया था कि अगर एन बार है, लिमिट है ना, एन टाइम्स है, तो इधर जाके क्या होगा एन माइनस वन का फैक्टोरियल और एक्स माइनस टी की पावर एन माइनस वन बनता है। तो यहाँ कितनी बार है, टू टाइम्स है, तो ये क्या बनेगा जीरो से एक्स वन अपॉन वन का फैक्टोरियल एक्स माइनस टी की पावर वन, और बाकी ऐसा ही एफ भी टी का फंक्शन है, लेमडा ऐसा ही, फाइव भी टी का फंक्शन है और डी टी। तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब टी को इन्होंने यहाँ टी को जो है एक अजीब से सिंबल, शायद इसको जाई ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं है, तो वन प्लस करके है पूरी इंटीग्रल इक्वेशन जीरो से एक्स माइनस टी। तो आपको दिख रहा है वन प्लस एक ही में है, वन प्लस जीरो से एक्स माइनस टी, बिल्कुल ये हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या करा है हमने, वही मेथड यूज करी है, दो स्टेप का है। क्या करना है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एक तरफ ले जाने हैं, फिर इंटीग्रेशन करना है और मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में बदलना है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रल इक्वेशन हमने बना के देख ली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्या है, अब अगला जो है फाइंड द आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन फॉर दिस इंटीग्रल इक्वेशन। देखिए तो अब इस तरह का जो क्वेश्चन है, आइगन वैल्यूज जहां निकालने की बात हो जाए, इस लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो हमें इस तरह की इंटीग्रल इक्वेशन को, ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक सेपरेबल है, ये है ना, एक्स का फंक्शन अलग है, टी का फंक्शन अलग है, दिख रहा है ना, साइन एक्स कोस टी। तो इस तरह की इंटीग्रल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, वाई एक्स इक्वल लेमडा जीरो से टू पाई साइन एक्स कोस टी वाई टी डी टी, ठीक है। तो इस तरह की को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इस इक्वेशन में हम कंसिडरेशन करेंगे जो सी है, सी मानेंगे, किसको मानेंगे, टी वाली टर्म्स को, सारी टी वाली टर्म को हम सी मान लेंगे विद इंटीग्रेशन जीरो से टू पाई, आज पेन को क्या हो गया है, जीरो से टू पाई कोस टी डी टी को हमने सी मान लिया है, क्या मान लिया है, सी। तो यहां से वाई एक्स क्या बन जाएगा, वाई एक्स बनेगा लेमडा बाहर, साइन एक्स बाहर, बाकी पूरा जो है वो सी बन गया है ना। ये वाई एक्स की आ गई है वैल्यू, सी है। तो अब हम इस सी की वैल्यू निकाल के यहाँ रखने वाले हैं। सी क्या है हमारा, जीरो से टू पाई, और यहाँ वाई टी भी था, है ना, मैं लिखना भूल गई, वाई टी, इट्स वाई टी, जीरो से टू पाई कोस टी। अब अगर हमें चाहिए वाई टी की वैल्यू, तो वाई टी क्या हो जाएगा, लेमडा साइन टी सी, है ना, जहाँ एक्स था वहाँ मैंने टी कर दिया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, वाई टी की वैल्यू आ जाएगी लेमडा साइन टी इंटू सी डी टी। तो यहाँ से सी क्या बनेगा, लेमडा बाहर, सी बाहर, जीरो से टू पाई साइन टी कोस टी और डी टी, ठीक है। साइड में जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख दी मैंने डी टी। अब देखना सी को हम ऐसा ही रहने देंगे, लेमडा सी, ये इतना प्रॉब्लम क्या हो रही है इसमें, अच्छा इसकी वजह से हो रहा है, लेमडा सी। अब जीरो से टू पाई साइन टी कोस टी डी टी।
अब ये जो इंटीग्रल है ये बहुत स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, 12th क्लास में पढ़ते हैं। इसकी वैल्यू होती है 0, तो c की वैल्यू हो जाएगी 0। तो जब c की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y की वैल्यू भी हो जाएगी 0। मतलब y जो फंक्शन हमें मिलने वाला है वो मिलने वाला है 0। ये MCQ नहीं था, ये बस एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था और इसका आंसर यही है, y = 0 इज द करेक्ट आंसर। अब आप पूछेंगे कि मैम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे 0 हुई, तो वो 12th में होता है। और खाली स्लाइड ढूंढ के मैं बता देती हूँ। यहीं पर अगर मैं साइड में करूँ है ना, इसको थोड़ा जूम करके मैं छोटा छोटा लिख देती हूँ। यहाँ नहीं हो पाएगा है ना। एक काम करती हूँ, देखती हूँ कहीं, एक काम करते हैं, मैं पूरा लेक्चर ले लेती हूँ। एक स्लाइड अगर रिमेनिंग रह जाएगी तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, नहीं तो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। बट आई थिंक आप लोगों ने ये देखा होगा, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। हम जब 12th में पढ़ते हैं तो एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, लेसन 7 में 7 पॉइंट जो है 1 2 3 कहीं पर हुआ करती थी। P4 के नाम से एक प्रॉपर्टी होती थी कि अगर इंटीग्रेशन i जो है 0 से क्या हुआ करता था, अल्फा fx dx है, ये वाला जो है 0 से अल्फा f ऑफ अल्फा माइनस x dx के बराबर हुआ करता है ना। तो ये वाली जब हम यहाँ लगाते हैं तो आपको याद आया होगा, हमेशा साइन में लगाते थे, वो वाला अगर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो इससे हमको 0 मिल जाएगी। अगर लास्ट में स्लाइड रही तो मैं आपको करवा दूंगी, नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अब अगली जो है, मैंने आपको बोला था जब हमने कर्नल का यहाँ ऊपर टाइप पढ़ा था, देखिए हमने एक कर्नल पढ़ी थी कॉन्वोल्यूशन टाइप की। कहाँ गई, ये रही है ना। मैंने इसमें लिखा भी है कि जब कॉन्वोल्यूशन टाइप की हो तो हम लाप्लास का यूज़ करेंगे। तो वही हमारा आ गया है कि अब हमें पहचानना है कि लाप्लास का यूज़ कब करेंगे, बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल इक्वेशन टू कॉन्वोल्यूशन टाइप, है ना। अगर इंटीग्रल इक्वेशन इस तरह की है, द इंटीग्रल इक्वेशन ux = fx 0 से x के, देखिए कर्नल रहेगा x माइनस टी का फंक्शन और उसके पास में ut रहेगा, तो हमको इसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म से यूज करना है। क्या रहेगा, ux ऐसा ही fx ऐसा ही, ये इंटीग्रल हट के k में से t हट जाएगा, ध्यान से देखिए kx × ux। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके सोल्व करेंगे। इसका एक क्वेश्चन होना चाहिए, है ना। मैं आपको बिल्कुल बता देती हूँ। पहले तो मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लेती हूँ कि मेरी स्लाइड खाली है जी, इसके पीछे लगातार 3 स्लाइड खाली, ओके। ठीक है, इतने में करते हैं। अब हमें इसको सोल्व करना है, पहचान पा रहे हैं है ना, kx माइनस टी का फंक्शन होना था, बिल्कुल है यहाँ पे। तो इसको हम लाप्लास से सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे ux = x + 2 एज इट इज। अब ये पूरा इंटीग्रल क्या बनेगा, कोस है ना, कर्नल में से t हट जाता है, इंटू ux, अब dx भी नहीं रहा। अब हम इसका लेंगे लाप्लास, है ना, टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम क्या लेने वाले हैं, लाप्लास लेने वाले हैं। टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड, लाप्लास ट्रांसफॉर्म u ऑफ x इक्वल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x प्लस लाप्लास लीनियर होता है ना, तो 2 को बाहर फेंकेगा। ये बार बार लेक क्यों कर रही है आज पेन, है ना। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म कोस x का इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ux का, ठीक है। अब थोड़ा नीचे जगह बिल्कुल, है ना। ux का मैंने आपको वहां बताया था, s या p से लिखते हैं, है ना। और x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n, वो होता है फैक्टोरियल n+1 अपॉन s की पावर n+1। t मतलब कोई भी वेरिएबल, तो x की पावर है 1, तो यहाँ सॉरी फैक्टोरियल n ही होता है, n+1 नहीं होता है, तो यहाँ 1 अपॉन s की पावर 2। और कोस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है s अपॉन s स्क्वायर -1 होता है, +1 होता है, मैं चेक कर लेती हूँ, माइनस इट्स +1, ओके इट्स +1। कहाँ गया, ये बिल्कुल ही ये रहा, ये होता है +1 और u का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है us। तो अब हम करेंगे us = 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इंटू us। अब हम इसको पूरे को उठा के उधर माइनस में भेजेंगे, तो यहाँ पर us एज इट इज, इसके आगे बन जाएगा 1 - 2s अपॉन s स्क्वायर
प्लस 1 इक्वल 1/s²। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, यू एस इक्वल ये बनेगा s² प्लस 1 माइनस 2s/s² प्लस 1 इक्वल, ये तो इंटू में है सॉरी, इक्वल 1/s²। तो यहाँ से यू एस है ना, और ये बनेगा s माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन s² प्लस 1/s²। तो यहाँ से यू एस क्या बनेगा, s² प्लस 1 अपॉन s² और s माइनस 1। अब यहाँ लगाने वाले हैं पार्शल फ्रैक्शन, है ना। पार्शल फ्रैक्शन आपको आता है और वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो आई होप कि ये आप लोग कर लेंगे। पार्शल फ्रैक्शन लगाने के बाद जो हमें यू एस मिलने वाला है, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ क्योंकि पार्शल फ्रैक्शन में यहाँ थोड़ा टाइम चला जाएगा। पार्शल फ्रैक्शन लगाने के बाद जो आने वाला है वो आने वाला है 1/s² प्लस 2/s माइनस 2/n-1 प्लस 2/s-1 का स्क्वायर। कैसे आने वाला है वो मैं बता देती हूँ, आपको पता है ना, a के अपॉन में रखेंगे s, b के अपॉन में रखेंगे s² और फिर c के अपॉन में s-1 और d के अपॉन में s-1 का स्क्वायर, है ना। ये रख के और यहाँ थोड़ा मैस हो गया सॉरी, है ना, रख के इस ऐसा ही कुछ करते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, और यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं। अब हमें इस एस को हटाना है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद अब हम लेंगे इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म या इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो भी हम कहना चाहें ट्रांसफॉर्म। क्या करेंगे, अब यहाँ लाप्लास से एल इनवर्स यू ऑफ एस एक एक का लेंगे, एल इनवर्स 1/s², 2 बाहर, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियर होता है तो उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म भी लीनियर होता है, -2 बाहर, एल इनवर्स 1/s-1 प्लस का 2 बाहर, एल इनवर्स 1/s-1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इनवर्स लाप्लास के फॉर्मूले लगाएंगे, तो आपको पता है, यहाँ ही लिख देती हूँ, एल इनवर्स 1/n+1 जो होता है वो होता है t⁻n/n। ठीक है, और एल इनवर्स s-a जो होता है वो होता है e⁻at, और एल इनवर्स s-a का स्क्वायर जो होता है t⁻at, ये होने वाले होते हैं। तो यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2, अब यहाँ t था लेकिन हम क्वेश्चन में x यूज कर रहे थे, ये हो जाएगा 2x, 1/s का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 ही होता है, -2 e⁻a की जगह है अब की बार 1 प्लस 2x और e⁻x, यस। तो यहाँ से 2x प्लस 2 माइनस 2 e⁻x प्लस 2x e⁻x, दिस इज द करेक्ट आंसर, यस दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहाँ 2 नहीं है ना, यहाँ 2 नहीं है सॉरी, है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब हमने पहचाना कैसे कि लाप्लास लेना है, तो यहाँ से पहचाना कॉन्वोल्यूशन टाइप की होती है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखिए ये क्वेश्चन वही कर पाएंगे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में लाप्लास पढ़ा है। हमारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में ही लाप्लास होता है, ग्रेजुएशन में रहता है लाप्लास की प्रॉपर्टीज रहता है, इंटीग्रल को सोल्व नहीं करवाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में जो एक पेपर होता है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के नाम से, उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म और जो अपना इंटीग्रल इक्वेशन और लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों का कंबाइन रहता है, उस पेपर का नाम ही रहता है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। आई थिंक हमारा फोर्थ पेपर हुआ करता था उस टाइम पे, मतलब अभी के टाइम पे है ना, ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, 2024 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के नाम से ये रहता है। तो यहाँ से ये वाला आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पहचानना कैसे है, कॉन्वोल्यूशन टाइप की है तो उससे पहचानना है। जिन्होंने अपने मास्टर्स और ग्रेजुएशन में लाप्लास नहीं पढ़ा है तो वो इस क्वेश्चन को ना करें, क्योंकि अब आप लास्ट टाइम में लाप्लास नहीं पढ़ सकते, क्योंकि लाप्लास सिलेबस में नहीं है, वो बस इंटीग्रल इक्वेशन में एक टाइप आ जाता है। अगला है, ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपको दिख रहा है, जी से 29 में पूछा गया था। पानी पी लेती हूँ। The function phi equal 1 plus lambda x is solution of this integral equation। ये इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं हमको वेरीफाई करना है। इंटीग्रल इक्वेशन है x
इक्वल 0 to x x e की पावर, ये जो भी नोटेशन है, ये नोटेशन की जगह मैं t लिख लेती हूँ, फाइव टी डी टी। ये नोटेशन थोड़ा बनाने में कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हमें देखना है कि ये इसका सॉल्यूशन है क्या, तो बस हम रख के देख लेते हैं। अगर LHS बराबर RHS आ जाए तो हम RHS ले लेते हैं। क्या है, 0 से x e की पावर x माइनस टी, फाइव टी की जगह क्या रखना है, 1 प्लस लेमडा टी डी टी। थोड़ा नीचे चलते हैं और सोल्व करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। 0 to x t के रिस्पेक्ट में है तो e की पावर x को बाहर रखेंगे, e की पावर माइनस टी है तो e की पावर माइनस टी प्लस लेमडा टी e की पावर माइनस टी और डी टी। e की पावर x एज इट इज e की पावर माइनस टी का होगा। हमें ना इसको थोड़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेते हैं। लेमडा बाहर, 0 to x t e की पावर माइनस टी डी टी, ये हमने दो कर लिए हैं। तो x एज इट इज, सॉरी e की पावर x एज इट इज, पहला वाला हो जाएगा e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1, 0 से x। दूसरा वाला जो रहने वाला है, लेमडा बाहर है ना, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन dt, यही होता है ना। अब यहाँ तो जगह ही खत्म होने को आई, तो e की पावर x एज इट इज, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस x बचेगा, है ना। अपर लिमिट लगाई, माइनस करके लोअर लिमिट लगानी होती है, तो ये माइनस और वो माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, e की पावर 0 1 हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है। अब इस लेमडा के पास एक e की पावर x भी आ जाएगा, अंदर क्या होगा, t है ना, माइनस का t e की पावर माइनस टी, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो एक और माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस और इंटीग्रेशन का एक और माइनस, और इन सब की लिमिट है 0 से x। तो यहाँ पर सोल्व करना है, तो मैं एक काम कर देती हूँ, ये हमने जो पढ़ा है ये मैं इसको रफ कर देती हूँ, है ना। इरेजर यूज हुआ, आ जाइए बिल्कुल, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने ये पहली स्लाइड में ऐड कर रखा है। रफ नहीं हो रहा है ठीक से, थोड़ा इस सिस्टम को, है ना, थोड़ा कभी कभी इसका इशू हो जाता है। चलिए फटाफट रफ हो जाइए सर। फास्ट फास्ट हो जाइए, हो जाइए, गुड गुड गुड। ओके, इतना काफ़ी है आई थिंक, है ना, इतने में हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे इसको, e की पावर x जब अंदर जाएगा तो माइनस e की पावर x, e की पावर माइनस x प्लस e की पावर x प्लस लेमडा e की पावर x, ऐसा ही यहाँ लिमिट रखनी है। तो यहाँ अपर लिमिट रखी है हमने पहले, अब हम रखेंगे माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो ये तो बन जाएगा 0 और e की पावर 0, तो ये आएगा माइनस का 1 प्लस e की पावर x, है ना, और प्लस लेमडा e की पावर x माइनस x e की पावर माइनस x माइनस e की पावर x। देखिए e की पावर x इसके पास जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके इक्वल में क्या है हमने वो तो देखा ही नहीं, इक्वल में क्या चल रहा है, इक्वल में वेट अ मिनट, क्या कर रहे हैं हम, द फंक्शन हैज द सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, तो हम इक्वल में 0 लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें लेमडा की वैल्यू निकाल, सॉरी इक्वल में x है और हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल -1 प्लस e की पावर x प्लस लेमडा, अब इसको अंदर भेजेंगे, लेमडा x है ना माइनस का, और e की पावर और e की पावर 1 हो जाएगा, प्लस लेमडा, ये हमें मिला है, ठीक है। यहाँ से e की पावर और इसका 1 हो जाएगा, जब लेमडा यहाँ आना था और लेमडा इसके पास x आएगा वो भी माइनस में, तो यहाँ से हमको मिला है x इक्वल लेमडा -1 कर लेती हूँ, ठीक है, इन दोनों को मैंने पास लिख दिया, प्लस e की पावर x ऐसा ही,
और उस लेमडा को मैं इधर लेके आ जाती हूँ, लेमडा एक्स है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, लेमडा प्लस 1x, और यहाँ से माइनस लेमडा माइनस 1 प्लस ई की पावर x इक्वल में 0। यहाँ से कुछ बन रहा है क्या, यहाँ से तो काफ़ी मिक्सअप हो गया ये क्वेश्चन। एक मिनट में थोड़ा और देख लेती हूँ। लेमडा प्लस 1x माइनस लेमडा माइनस 1 प्लस ई की पावर x, इससे आगे क्या कर सकते हैं, लेमडा लेमडा एक मिनट, यहाँ ये x जो है एक बार ही आएगा है ना, सही है। तो यहाँ से e की पावर के साथ में लेमडा था, नहीं e की पावर के साथ में तो लेमडा था ही नहीं, तो यहाँ से किसको जीरो करें, देखिए इसकी आंसर आना चाहिए लेमडा इक्वल -1। तो यहाँ से एक मिनट, कहीं पर कुछ रह गया है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक काम करिए, इसका आंसर मैं आपको यहाँ तक तो सही है बिल्कुल, मुझे जहाँ तक ध्यान है यहाँ तक सही है। इसके आगे लेमडा प्लस 1 हम इसको इक्वेट कर लेते हैं, अगर इक्वेट भी करेंगे तो हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो लेमडा की वैल्यू के लिए इसको इक्वेट ही करना है। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। काम करिए, इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, है ना। इसका सॉल्यूशन जो है मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगी, इसके साथ ही अटैच करके दे दूंगी। वो थोड़ा स्लाइड का इशू हो गया है, मैंने एक स्लाइड एक्स्ट्रा मुझे लेनी चाहिए थी और थोड़ा मेसअप भी हो गया है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, एंड डू शेयर। और आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फास्टली ज्वाइन कर लीजिए, ओके। एंड थैंक यू फॉर टुडेज सेशन, थैंक यू।